का अंतिम दिन है। आज इंक्वायरी कमेटी इंतजार कर रही है हमारे शो कॉज नोटिस का, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने कहा है, शो क्राइम के बगैर कोई शो कॉज नहीं होगा। जब तक आप लोग ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं करेंगे, हम लोग आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। इससे पहले कई सारी प्रोक्टोरियल इंक्वायरी कमिटीज हो चुकी है इस कैंपस में। इस कैंपस में एक एक चीज पर इंक्वायरी चली है। यहाँ पर कई सारी बॉडीज हैं जिनमें इंक्वायरी चलती है, लेकिन कभी स्टूडेंट यूनियन ने उसका विरोध नहीं किया, कभी किसी इंक्वायरी कमेटी को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया गया, कभी किसी इंक्वायरी बॉडी पर इस तरह से सवाल नहीं उठाया गया। इस कैंपस में कई सारे इंस्टीट्यूशंस है, IHA है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस है, GS कैश है और तमाम तरह के मैकेनिज्म्स है चीजों को इंक्वायर करने के लिए, चीजों पर, घटनाओं पर इंक्वायरी चलाने के लिए। लेकिन ये एक ऐसी इंक्वायरी कमेटी है जिसका इंटेंशन इंक्वायरी करना नहीं है, इसका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनलाइज करना है, पनिश करना है, अपना बायस उसको कंफर्म करना है। कई सारी बातें शुरू के दिन से हमने इस इंक्वायरी कमेटी के बारे में कही है। रिपीटेडली स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने इसको रिजेक्ट किया है। हम लोगों ने इस इंक्वायरी कमेटी के खिलाफ जब यूनियन की तरफ से पहली बार अपना पोजीशन रखा, उसमें तमाम काउंसलर्स ने, तमाम कन्वीनर्स ने, मैंने और इस कैंपस के 2000 स्टूडेंट्स ने मिलकर के सिग्नेचर किया और एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि हम आपकी इंक्वायरी कमेटी पर फेथ नहीं रखते हैं। बट दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सट्रीमली एरोगेंट, एक्सट्रीमली स्टबर्न. It has no regard whatsoever for the position of the students. The students in one voice have rejected this inquiry committee. 2000 स्टूडेंट्स ने साइन करके दिया कि इस इंक्वायरी कमेटी पर हमें कोई फेथ नहीं है, लेकिन इन लोगों को, ये लोग टस से मस नहीं होते हैं। They went on and on with this inquiry committee. Repeatedly, JNU Student Union went to the Vice Chancellor, keeping alive a possible communication channel, asking them repeatedly to democratize the process, to make the process transparent, to revoke the suspension, to remove the YFE mentor Rakesh Bhatnagar from the chairpersonship of the committee. But every time we were met with blank responses. At first, the first day we went to speak to the administration, the Vice Chancellor was accompanied by Professor Bhupinder Zutshi. And everything that we asked, everything that we suggested to the Vice Chancellor was being responded to by Professor Bhupinder Zutshi. It is almost as if Zutshi was having a remote controller in his hand and the Vice Chancellor was acting like a robo, not using his own agency, not putting his own professional commitment as a teacher, as a professor ahead of the RSS Prachalak inside him. He did not put it ahead of him. He put the RSS Prachalak in front of him, and then the academician, and then the professor, and then the engineer. He has suggested that some students may be rusticated. He has suggested that some kind of disciplinary action may be taken against students. In the council meeting that we had day before yesterday, in that the joint secretary of the union, he comes and asks us, अगर आप इंक्वायरी कमेटी को नहीं मानते हैं तो आप इंक्वायरी रिपोर्ट को कैसे मानते हैं? उनको लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा, बहुत उम्दा पॉइंट रेज किया है। रिपीटेडली इस बात को पूछ रहे थे, कह रहे थे कि आपने अगर पिछली काउंसिल मीटिंग में ही इसको इंक्वायरी कमेटी को रद्द कर दिया था, तो अभी उसकी रिपोर्ट पर डिस्कशन क्यों करना चाहते हैं? हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप जब पिछली काउंसिल मीटिंग को ही नहीं मानते हैं, आप जब प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को ही नहीं मानते हैं जिन्होंने कन्वीन किया पिछला काउंसिल मीटिंग, तो आप ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं? आप तो मानते ही नहीं है उसको। आपके लिए तो डायरेक्टली यही काउंसिल मीटिंग हुई है, एंड उसमें भी he has the audacity to ask for the resignation of the president and the general secretary. When asked to impeach the president and the general secretary, he does not have the guts. मैंने उनसे पूछा कि इंक्वायरी तो आप पर भी चल रही है, शो कॉज नोटिस तो आपको भी मिला है, तो आप क्यों नहीं रिजाइन कर देते हैं? And he has absolutely no answer for this. This shows, friends, we are not here to demonize the general secretary. The joint secretary is one of us. He is a student just like us.
But this shows his cluelessness, his inability to respond, shows that this line is coming not from the Joint Secretary, not even from the ABVP, but from the RSS persons, the RSS appointees who have been given the duty to stay here in the campus 24/7 and guide positions to them and dictate positions to them. They, just like the Vice Chancellor, the Joint Secretary has absolutely no individual agency of his own. When asked a cross question, he cannot respond. He goes totally clueless like the Vice Chancellor, and this shows where the line is actually coming from. Friends, this politics of suspension, this is not something going on in JNU alone. This has been going on in IFLU, in HCU, in Burdwan, in other universities, in Allahabad University. We have an apprehension that the president there might be some kind of disciplinary action, even rustication, taken against her. Why? What is the politics of this suspension? The politics is that as students, that as student activists, we have nothing to lose. We have no fear. And that is why we speak fearlessly. And that is why, because we do not have these stakes, we don't have to get favorable jobs in the ministries. We have no such stakes. We speak fearlessly. The students of FTII have spoken fearlessly when the entire country, when the official opposition was completely silent on Dadri, on other issues, on many of the love jihad and ghar wapsi frenzies that were created. At that time, the FTII students spoke because they had nothing to fear. They had nothing to lose but their studentship. But their studentship. This is one thing we value. This is one thing we value, unlike the ABVP activists who are known lumpins in the campuses, who are known for their lumpen activities. We study and we fight for the right to study. That is why we value our studentship. We are not afraid of getting rusticated. If they rusticate one of us, 50 of us will take up the job of one rusticated activist. We can promise in that much. But we want to preserve the right of every student, of every activist to study. No student should have to be rusticated for raising his voice. No teacher should have to be prosecuted. No Sandeep Pandey, no Nivedita Menon, nobody should be prosecuted for raising their voice, for questioning the social structures, for questioning Armed Forces Special Powers Act. We have been rendered to a position where any discussion on Armed Forces Special Power Act, where any discussion on custodial rape, where any discussion on fake encounters is criminalized. We shouldn't be very happy perhaps about the cameras coming here. We were probably better off without the cameras. Now we don't know which part they will crop and they will circulate out of context and criminalize our student activists. We have to be very wary of these people. But at the same time, we have to fight against the tendency to self-censor. In the past few days, in the past few weeks, in fact, we have avoided saying, let's be honest, we have avoided saying many of the things that we would have otherwise said. And that censorship which was prevalent in the entire country, that has now taken root in the university. However, we have to fight back and we have to establish the right to dissent, the right to speak, the right to differ, not only in the university, but in the entire country, where people are charged with sedition for opposing the establishment of a nuclear plant, where someone like Soni Sori is attacked with acid for speaking her mind, for standing up to the powers that be, for standing up to the state might, for standing up to the might of other armed rebels and government-sponsored mercenaries. She has spoken up against each one of these. And what is the result? They have burned her face. But as she said, her face is not just another burnt face. It is the face of all the people's movements, of all the resistance movements going on in this country. And that is what JNU has to do. Despite the attacks on us, despite the attacks on our student activists, on our student leaders, we have to become the voice of resistance, the voice of dissent, the voice of opposition, as we always were, not just in the streets of Delhi, but in the entire country.
in the entire country, including Nagpur, including Pune, including Gujarat, including places where they claim that they have a stronghold. We will go there and we will campaign. Friends, I will not speak much as we have to go inside and talk to the Vice Chancellor. However, I'll conclude what I'm saying with a few appeals. Today in IIMC, we know that the students, as I announced yesterday, have kept a protest against the rape of a Dalit woman who is the wife of a Karmachari over there. And the administration is acting with extreme repression. Both the gates of IIMC have been closed. So we request you, those of you who want to go there after this protest right here, they can go there, but they will have to go on to that other road, which is on the Kishangarh side. The protest is happening outside the main IIMC gate. Some of us can go there and express our solidarity. Some of the IIMC students are here and they have conveyed that they would like us to be present there in solidarity. A couple of more announcements. In a few days, we will hold a convention on sedition. We will hold an artists collective, a day-long artists collectives exhibition here. Many people have expressed their interest to come here. We will set a discourse. We will set a discourse on our own terms, not on the terms of the Sangh. From Monday, as you know, yesterday the lecture series on nationalism was completed, and from Monday there will be a lecture series on Azadi, on freedom, and we will discuss various aspects of it, various aspects of Azadi. The first lecture on Monday will be taken by Professor Partha Chatterjee, and it's interesting because his book is titled The Nation and Its Fragments, राष्ट्र और उसके टुकड़े. ये विवाद, ये पूरी कंट्रोवर्सी जिस चीज से शुरू हुई, उस चीज को हम लोग डिबेट करेंगे, उस चीज को हम लोग सुनेंगे. क्यों बटा हुआ है राष्ट्र टुकड़ों में, इस चीज को पूछेंगे. आरएसएस चाहता है कि एक धर्म, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक राष्ट्र, एक रंग, ये सब चाहता है. लेकिन जाति में वो डाइवर्सिटी जरूर चाहता है. वो एक जाति कभी नहीं कहता. वो कहता है हिंदू राष्ट्र, वो कहता है हिंदी राष्ट्र, लेकिन वो कभी नहीं कहता एक जाति का राष्ट्र. जाति एक ऐसी चीज है, गोत्र एक ऐसी चीज है, सब कास्ट वर्ना, न जाने कितनी वैरायटी है इनके प्लेट में, जिसको ये लोग बरकरार रखना चाहते हैं. अगर कोई चीज को होमोजेनाइज होने की जरूरत है, अगर किसी चीज को एनाइलेट होने की जरूरत है, वो डाइवर्सिटी नहीं है, वो कास्ट है, वो कास्ट हायरार्की है, वो ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, जिसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने बार बार खुद को असर्ट किया. आज एचसीयू में जो क्रैकडाउन है वो इसलिए है क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स इस आवाज को उठा रहे थे, इस बात को बोल रहे थे. आज एफटीआईआई में 35 स्टूडेंट्स पर चार्जशीट है. All of this is supposed to create a chilling effect, and as we have repeatedly said, united we stand, divided we fall. हम लोग यूनियनाइज इसलिए होते हैं, हम लोग संगठित होने का अधिकार इसलिए मांगते हैं क्योंकि अकेले हमको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, लेकिन जब हम लोगों का यूनियन होगा, जब हम लोग संगठित होंगे, उस वक्त हम लोगों को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता. लेकिन आज स्टूडेंट यूनियन लीडर्स को, वर्कर्स यूनियन लीडर्स को जगह जगह जेल में डाल रखा है. मारुति सुजुकी में क्या हुआ हम लोग जानते हैं, होंडा में क्या हो रहा है हम लोग जानते हैं. प्रिकॉल में 8 साथियों को, 8 ट्रेड यूनियन लीडर्स को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट. और विजय माल्या आराम से विदेश घूमते हैं, उन पर कोई दिक्कत नहीं होती. जेएनयू का विवाद जिस वक्त चल रहा था, उस वक्त विजय माल्या बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे. इट वॉज अ रेड हेरिंग. इट वॉज मेंट टू डिस्टर्ब, इट वॉज मेंट टू टेक अवे द फोकस from Vijay Mallya and the bank loans that he went off with, and focus the entire attention on JNU. JNU was only a red herring. Today, when student union leaders, trade union leaders across the country are being persecuted, we need to form a larger alliance. We need to form an alliance of all the student unions, of all the student activists from universities where there are no unions. We have to take on board them as well. We will create such JNU SCO
JNU as a university will be the platform where all these student union leaders, where all the student activists, where all the struggling sections of the students from across the country will come together and fight against this fascist regime. Final thing, there will be a national campaign team. हम लोग एक नेशनल कैंपेन टीम का गठन करेंगे. उसमें एनरोल कैसे करना है आप लोगों को कुछ दिन में बताया जाएगा. उसमें आप लोग अपना नाम, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं या जहां पर आप कैंपेन करने जाएंगे, वो भाषा जिसमें आपका प्रोफिशिएंसी है और किस तारीख से किस तारीख तक, किस पीरियड से किस पीरियड तक आप कैंपेन कर सकते हैं, इन सब चीजों को कोलेट करके हम लोग पूरे देश भर के लिए कैंपेन टीम्स बनाएंगे और जेएनयू जाएगा और पूरे देश में प्रतिरोध की आवाज बनेगा, फांसीवाद के खिलाफ आवाज उठाएगा, ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाएगा, इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाएगा, लड़ेगा जब तक हमारे साथियों पर सभी चार्जेस वापस नहीं हो जाते, जब तक साईं बाबा और SAR गिलानी जैसे लोग रिहा नहीं हो जाते, जब तक ये फर्जी इंक्वायरी कमेटी चाहे HCU में या चाहे JNU में चल रही हो, जब तक इनको खत्म नहीं किया जाता, जब तक इनको ध्वस्त नहीं किया जाता, जब तक हमारा फेलोशिप का पैसा बढ़ाया नहीं जाता, जब तक हमारे नॉन नेट फेलोशिप के अमाउंट में वृद्धि नहीं होती, जब तक मौलाना आजाद फेलोशिप का पैसा जो पिछले 6 महीने से 7 महीने से अटका हुआ है, जब तक हम उसको रिलीज नहीं करवा लेते, हम लोग इन सब लड़ाइयों को लड़ेंगे. और ये सिर्फ यूनियन नहीं, इस कैंपस का एक एक कॉमन छात्र लड़ेगा, एक एक पॉलिटिकली कॉन्शियस छात्र लड़ेगा. मैं बस इतने के साथ अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ. यहाँ पर आने के लिए, हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया. इनकलाब जिंदाबाद. सलाम.